मेरा नाम नौरीन है और मैं अपने शौहर और 3 साल बेटी के साथ लाहौर में रहती हूँ। 2 साल पहले जब हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए तो आस पड़ोस के लोगों ने हमें बहुत डराया कि ये फ्लैट आपको इसलिए सस्ते में मिला है क्योंकि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। मैं तो शायद इस बात पर यकीन कर लेती, लेकिन मेरे शौहर ने सिरे से उनका वजूद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि पता नहीं लोग आजकल के इस जदीद दौर में भी ऐसी बातों पर क्यों यकीन रखते हैं। हमारी आमदन कम थी, लेकिन फिर भी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी बेटी किसी अनजानी मखलूक से बातें करने लगी थी। उसने अभी नया नया बोलना सीखा था, तो बोलने का शौक भी बहुत था। वो घंटों उससे बातें करती रहती थी। मुझे इस बात का इल्म तब हुआ जब मैंने रात गए हुरैन को वॉशरूम के बाहर खड़े किसी साये से बात करते देखा। जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैं चिल्लाने लगी और वो साया एकदम गायब हो गया। उस दिन के बाद वो साया मुझे कभी नजर नहीं आया, लेकिन हुरैन बीमार रहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई थी। मैं बहुत परेशान थी कि एक दिन वो साया। मेरा नाम नौरीन है और मैं अपने शौहर और बेटी के साथ लाहौर में रहती हूँ। मेरा ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था, जबकि मेरे शौहर की आमदन इतनी ना थी कि वो हम 3 अफराद के लिए जिंदगी की तमाम आसाइशा फराहम कर सकते। इसलिए मैंने उनका साथ देने का फैसला किया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। मेरी बेटी हुरैन, जिसकी उम्र 3 साल थी, वो भी मेरे साथ ही स्कूल जाती थी। शुरू में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही हमारी रूटीन ठीक हो गई। मेरे मियाँ हम दोनों को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चले जाते। जिंदगी बहुत मजे बेनास रही, लेकिन बहरहाल सुकून से गुजर रही थी। 5 साल कबल जब इमरान से मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये इकलौते बेटे थे। मेरी नंदे शादीशुदा थी, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी सास मेरे साथ रिवायती सासू वाला सलूक नहीं करेंगी। मेरी उम्मीदों के ऐन मुताबिक उन्होंने शादी पर खूब अरमान निकाले और मेरे लात उठाए गए। वह हवाओं में उड़ रही थी। मारी खुशी के मेरे पाँव जमीन पर ना लगते थे, लेकिन मेरी सास ने जल्द ही मुझे इस दुनिया में वापस खींच लिया, जहाँ हर छोटी छोटी बात पर रोक टोक, तानाशानी और बात पड़ने पर गालिब गलौज का सिलसिला आम था। ये सब कुछ मेरे लिए हैरान कुन था, क्योंकि मैं अपने घर में सबकी लाडली थी और सब कामों में माहिर समझी जाती थी। मैंने कई साल शौकिया टीचिंग भी की थी और मेरी शक्ल सूरत, तौर तरीके और कुछ इखलाकी के बाइस मैं हर जगह लोगों के दिल में अपने लिए इज्जत और मोहब्बत से जगह बना लेती थी। लेकिन मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी सास के हाथों बुरी तरह मुस्तरद हुई थी। उन्होंने मुझे हर छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करना शुरू किया। पहले दिन से ही मेरे हर काम में कीड़े निकालने शुरू कर दिए और मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। मैं जो शादी से पहले इतनी बहादुर, सेहतमंद और जिंदगी से भरपूर लड़की थी, शादी के बाद चंद महीनों में ही सूख कर कांटा हो गई। मेरे ससुराल में लोग मेरी सास के बारे में छह मगोइयां करने लगे। मेरे मैके में भी सब मुझसे पूछते कि क्या होता जा रहा है तुम्हें। मैं उन्हें क्या बताती, मुझे तो खुद समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जो घर पे राज करने की ख्वाहिश लिए आई थी, नौकरानी से बढ़कर हैसियत नहीं दी गई मुझे। जब भी सास मुझे किसी बात पर रोकती, मैं अपने कमरे में आकर रोना शुरू कर देती। उनका ख्याल था कि इस तरह वो मुझ पर अपना रोब कायम रखेंगी। उनका रोब तो मुझ पर कायम रहा, लेकिन मेरे दिल से उनके लिए इज्जत और एहतराम खत्म हो गया। जिंदगी मुश्किल हो गई थी। लग रहा था बाकी जिंदगी किसी जहन्नुम में गुजरेगी। उसकी एक वजह तो ये भी थी कि मैंने खुद अपनी सास की बातें सुनी थी। मेरी एक शादीशुदा नंद, जिसका दिल अपने घर कम और हमारे घर ज्यादा लगता था, वो आज भी मेरी सास के पास बैठी अपने शौहर के दुख रो रही थी कि मेरा ख्याल नहीं रखता और न ही खर्चा देता है, बल्कि कहता है कि तुमने पैसों का करना ही क्या होता है, सब जरूरतें तो पूरी हो रही है। उसके इतना कहने की देर थी कि मेरी सास को तो गुस्से से पसीने आने लग गए कि उसकी इतनी जरूरत कैसे हुई कि वो तुम्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी देकर तनखाए। तुम उससे महाना खर्चा लो, चाहे कम ही दे, लेकिन जरूर लिया करो। एक हमारे घर पता नहीं कहाँ से ये बला आ गई है जो कुछ भी नहीं छोड़ती। कपड़ा, जूती, बाहर के खाने, सब कुछ घर बैठे बिठाए मिलता है, फिर भी उसके रोने धोने खत्म नहीं होते।
अभी कल ही की बात है, मैंने बस उससे ये कहा कि इतना सर्फ इस्तेमाल करती हो, कपड़े फिर भी साफ नहीं धुलते तुमसे। लो भाई, मोहतरमा को तो इतनी बुरी लगी मेरी बात कि फौरन उठकर अपने कमरे में चल दी। मैंने भी दोबारा मुंह नहीं लगाया कि कौन सा मरी जा रही हूँ, जो उससे बात न हुई तो कयामत आ जाएगी। मैंने जब अपने कानों से ये बातें सुनी तो मेरा दिल बहुत दुखा था, और उस दिन के बाद मैंने अपनी सास की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। मैं कोशिश करती थी कि बस अपने काम से काम रखूं, लेकिन दिन में कोई न कोई काम ऐसा हो जाता कि लड़ाई शुरू हो जाती। आज भी यही हुआ था। मैं सालन ठीक बनाकर गई थी। इमरान आज घर आने वाले थे, तो सोचा जरा अच्छे से अपने शौहर को वेलकम करूं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी तो सालन में नमक तेज कर दिया जाएगा। इमरान जब घर आए तो मैंने खाना गर्म करके उनके आगे रखा। उन्होंने अभी पहला लुकमा ही लिया था कि एक शदीद झटका लगा, लेकिन वो कुछ कहे बगैर खाना खाते रहे और इस चीज का एहसास भी न दिलाया कि सालन में नमक तेज है। वो खाना खाकर सोने के लिए चले गए, और बाद में जब मैं, मेरी सास और नन खाने के लिए बैठे तो मुझे पहली दिवाले में ही एहसास हो गया कि मेरे साथ क्या किया गया है। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो वो मुंह बनाए बैठी थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया था। मैंने उनके गुस्से की परवाह किए बगैर खाना खत्म किया, और जब जाने लगी तो वो बोलना शुरू हो गयी। मुझे इस रद्दे अमल की तवक्को न थी, क्योंकि अमूमन वो इमरान की मौजूदगी में मुझे कम ही कुछ कहा करती थी। लेकिन आज उन्हें शायद इस बात पर गुस्सा था कि इमरान चुपचाप खाना खाकर चले गए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि वो खाने के मामले में बहुत एहतियात करते हैं। मेरी सास को गालिबन इस बात का गुस्सा था कि इमरान ने मुझे किसी किस्म का कोई ताना नहीं दिया था, और वो खामोशी से सालन खाते रहे थे। मुझे अपनी सास की आवाज इस वक्त दुनिया की बदसूरत तरीन आवाज लग रही थी, क्योंकि वो मध्यम आवाज में मुझे गालियाँ देना शुरू हो चुकी थी और अपना सारा गुस्सा मुझे कोस कर निकालना चाहती थी। लेकिन मैं आज उनके पास बैठकर बातें सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और आराम से किचन समेटने लग गई। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में नन की आवाज पड़ी, जो कि अपनी माँ से कह रही थी कि आप क्यों बोल रही है, उन्हें तो परवाह भी नहीं है आपकी। भाई भी कुछ कहे बगैर उठकर चला गया है। मैंने खामोशी से ये बात सुन ली और अपने काम खत्म करने में लगी रही। लेकिन मैं एक बात तय कर चुकी थी कि अब मजीद उनके तंज बर्दाश्त नहीं करने, चाहे जो भी हो। इकलौता बेटा है इमरान, तो क्या हुआ? अगर मुझे उन्हें लेकर अलग होना पड़ा तो हो जाऊंगी, क्योंकि अब मजीद यहाँ रहना खुद पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। लेकिन ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई, क्योंकि इमरान अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहते थे। वैसे भी हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला था। वो इसलिए भी चाहते थे कि मैं अभी इन चीजों की परवाह न करूं और कोशिश करूं कि अम्मी को जो बातें बुरी लगती हैं उनसे गुरेज करूं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब औरत माँ बनने के अमल से गुजरती है तो जिस्म पहले ही इतनी पेचीदगियां बर्दाश्त कर रहा होता है, उस पे आप सारा दिन जली कटी बातें सुनते रहे तो मुस्बत कैसे सोच सकते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। मेरा 7वां महीना बहुत मुश्किल से गुजरा। वजह ये थी कि अब जरा सी बात भी मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आए तो मेरी नंद अपने शौहर से लड़कर हमारे घर आ गई। उसकी एक बेटी भी थी जो नानी ने हद दर्जा लाख प्यार देकर बिगाड़ी हुई थी, जिसे बड़े छोटे की तमीज ही ना थी। वो हर एक पर हाथ उठाती थी। बात यही तक रहती तब भी ठीक था, लेकिन अब वो हद से बढ़ रही थी। सारा दिन मेरे कमरे में घुसी रहती। मेरा मेकअप, लोशन, क्रीम सब कुछ खराब करके रख दिया। अब ज्वेलरी के पीछे पड़ी थी। किसी चीज से मना करती तो वो इतनी शिद्दत से रोती थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और फिर मेरी सहमत आ जाती थी। हालांकि मुझे बच्चे प्यारे लगते थे और मैं कोशिश भी करती थी कि उससे जरा प्यार से बात करूं, लेकिन हर रोज मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि वो रोजाना कुछ नया तमाशा करके बैठ जाती थी। और अब मैं उससे चिढ़ने लगी थी, बल्कि ये सोचती थी कि अगर ये इस घर में रही तो मेरे बच्चे की क्या कदर होगी। मेरी सास तो मुझसे इतनी नफरत करती है, न जाने अपने पोता पोती से मोहब्बत करेंगी या उन्हें भी मेरी औलाद होने की वजह से धुतकार दिया जाएगा। हर इसी किस्म की मनफी सोचों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। मैंने इमरान को इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान होंगे। रात सारी तकलीफ में गुजरी और सुबह फजर की अजान के वक्त अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी अता कर दी। मैं बहुत खुश थी। इमरान भी आ गए थे। वो भी फूल सी बेटी देखकर बहुत खुश हुए।
अगर ऐसी खुशी के मौके पे भी कोई खुश होने के बजाय आपको तंज करे तो फिर आप उससे हमेशा के लिए बदजन हो जाते हैं। यही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी सास ने बच्ची में नुक्स निकालने शुरू किए कि ये तो तुम जैसी है, इसकी नाक किस पे चली गई। अब मैंने इमरान की तरफ देखा कि शायद वो अपनी औलाद के लिए कुछ बोलेंगे, क्योंकि इमरान जब भी मेरी नन की बेटी को कुछ कहते तो वो फौरन जवाब दे देती थी। लेकिन इमरान की खामोशी ने मुझे मजीद दुखी कर दिया, क्योंकि मैं उनसे तवक्को कर रही थी कि वो अपनी बीवी के लिए ना सही कम से कम अपनी औलाद के लिए तो बोलेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरे सहन में ये बात पुख्ता हो गई कि अब मुझे मजीद अपनी सास के साथ नहीं रहना, क्योंकि इस सूरत में मेरी औलाद को भी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब मेरी बेटी 7 दिन की हुई तो मेरे वालिदैन उसके लिए ढेरों चीजें लेकर आए, कपड़े, जूते, खिलौने, कंबल और पता नहीं क्या कुछ। मैं अपने वालिदैन की लाडली थी, तो जाहिर है मेरी औलाद भी उनके लिए लाडली थी, जिसके लिए वो इतना कुछ लाए थे। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ज़हनी सुकून तो मिलेगा। अम्मी ने इमरान से बात की। वो चाहते थे कि मैं ज्यादा वक्त ससुराल में रहूं, ताकि मैं अम्मी के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर सकूं, जो कि मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। मैंने इमरान से खुद ही बात की कि मैंने अपने वालिदैन के घर जाना है, तो वो थोड़ी पसोपेश के बाद मान गए और मैं अपने वालिदैन के घर आ गई। मैंने अपने वालिदैन से सारी बात की, क्योंकि मैं वाकई तकलीफ में थी और मुझे अंदाजा था कि अब मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर देना है, इसलिए मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि इंसान जो सोचता है वही हो जाए। यही कुछ मेरे मामले में भी हुआ था। मेरी बेहद कोशिश के बावजूद मेरी बात नहीं मानी गई थी और मुझे वापस उसी घर में आना पड़ा। लेकिन अब मैं सोच कर आई थी कि मैंने मजलूम बनकर नहीं रहना। जो भी हो, अब मैं खामोशी से नहीं जीऊंगी, क्योंकि अब मेरे साथ एक बच्ची भी है। अगर मेरी औलाद को कोई तंज का निशाना बनाएगा तो मैं जवाब दूंगी। मैंने इमरान से साफ साफ बात कर ली थी कि मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ कि जिसका जो दिन चाहे मुझे कहता रहे। इसलिए बेहतर है आप अपनी अम्मी को समझा ले। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर न कहिएगा कि मेरी माँ से बदतमीजी कर रही है। मैंने दो टोक लहजे में इमरान से बात की थी और उन्होंने जवाब में सिर्फ खामोशी इख्तियार की थी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कभी भी मेरा साथ नहीं देंगे। इसलिए मुझे खुद ही अपने लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आज तीसरा दिन था कि मेरी सास ने मेरा खाना पीना अलग कर दिया था। उनका कहना था कि जब मेरे हिसाब से नहीं चलना तो क्या फायदा साथ रहने का। अपने तय उन्होंने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया था, जिससे जाहिर है इमरान ही मुतासिर हो सकते थे। मैंने तो उनकी इस बात पर कोई खास रद्द अमल नहीं दिया था। वैसे भी जब वो मेरी औलाद को नहीं संभालती थी, न ही उन्हें इस बात की जरा सी भी फिक्र होती थी कि ये अकेली कैसे सारे घर का काम करेगी, तो फिर मैंने भी उनकी फिक्र करना छोड़ दी। आज सुबह से ही मेरी सास का मूड खराब था और मुझे लग रहा था कि ये आज मुझ पर खूब बरसेंगी। उसकी वजह ये थी कि मेरी नंद के ससुराल वाले आए थे। वो लोग सिला के घर से आए थे, लेकिन मेरी नंद उनके साथ जाने के लिए तैयार न थी। उल्टा उसने कह दिया कि अगर साथ लेकर जाना है तो मुझे अलग रखे। अब उसका शौहर अकड़ गया कि वो क्यों अपने वालिदैन से अलग रहे, और साथ ही उसने मेरी मिसाल दे दी कि तुम्हारी भाभी भी तो तुम्हारी माँ के साथ ही रहती है, तो तुम क्यों नहीं रह सकती मेरी माँ के साथ। बस उसका ये कहना था कि मेरी सास तो गुस्से से आग बगोला हो गई और अपने दामाद से कहने लगी कि जिस तरह मैं रह रही हूँ अपनी बहू के साथ, तो वो मैं ही जानती हूँ या मेरा रब। एक ही बहू अल्लाह ने देनी थी तो जरा ढंग की दे देता। अब उन्होंने बाकायदा ऊंची आवाज से मेरी क्लास लेना शुरू कर दी। हालांकि मेरा इस सब मामले से कोई ताल्लुक न था, लेकिन न जाने क्यों मेरी सास को मुझसे अल्लाह वास्ते का डर था कि हर मामले में मुझे शामिल करना और मेरी बेइज्जती करना उनका महबूब मशगला बन गया था। मेरी नंद के ससुराल वाले तो उसे लिए बगैर चले गए, लेकिन मेरे अंदर जो लावा उबल रहा था वो किसी तौर कम नहीं हुआ और मैंने अपनी सास से बाकायदा तौर पे बात करने का सोच लिया। शाम के खाने के बाद जब वो माँ बेटी सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने रुककर पहले मुझे देखा और फिर बोले, हाँ, तुमने क्या बात करनी है मुझसे। वो हमेशा मुझसे ऐसी ही जिल्लत आमेज लहजे में बात किया करती थी, पर आज भी उन्होंने इसी लहजे में बात की। मैं तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी
मैंने अपनी बात उनके सामने रखी कि मुझे ऐसे अंदाज में क्यों मुखातिब करती हैं आप? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप अपनी मर्जी से अपने काम करती है। मेरे कामों में आप 100 नुक्स निकालती है। मुझे आपकी कालम गलोच और ये जिल्लत आमेज अंदाज बुरा लगता है। आप प्लीज खुद पे काबू रखें, वरना अपने बेटे का घर उजाड़ने की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मैंने हतमा अंदाज में अपना फैसला सुनाया और अपने कमरे में आ गई। जिंदगी में पहली बार किसी बड़े से ऐसी बात की थी तो तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन एक तरह से इत्मीनान भी था कि अब कम से कम सास सुकून से रहने देंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे बच्ची समेत घर से निकालने की मंसूबाबंदी कर चुकी है। उन्होंने इमरान को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे और इस बार जब वीकेंड पर इमरान घर आए तो उनके मिजाज में वाज़िया तब्दीली आ चुकी थी। मैंने उनसे खाने का पूछा तो कहने लगे, जी भर के खा चुका हूँ। घर में तुम 2 लोग हो और तुम्हारी आपस में नहीं बनती। अजीब सोच और रवैया रखा हुआ है तुमने। इमरान ने मुझे कई बातें सुना दी, लेकिन मैं भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मेरी सास सबको मेरे खिलाफ तो कर ही चुकी थी, इसलिए अब यहाँ टकरे मारते रहने का कोई फायदा नहीं था। मेरी सास तो बस मौके की तलाश में थी कि कब उन्हें कोई ऐसी बात मिले कि वो मुझे मेरी बेटी समेत घर से निकालकर बाहर करे। और आज उन्हें कई महीनों की कोशिश के बाद वो वजह मिल ही गई थी, जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने मुझे जलील ख्वार करके घर से बाहर निकाल दिया। वजह कुछ खास नहीं थी, बस उन्हें बात मिलनी चाहिए थी सो मिल गई। मेरे नन के ससुराल वाले दोबारा बात करने के लिए आए थे और इस बार उनका इरादा 2 टूक बातचीत करने का था। वो लोग जल्द फैसला करना चाहते थे, जबकि मेरी सास इस मामले को तूल दे रही थी। मुझसे गलती ये हुई कि मैं उस मामले में न चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो गई, वो भी ऐसे कि मेरी सास ने जब मुझे मिसाल बनाकर पेश किया कि ये भी तो है अपनी मर्जी से सारे काम करती है, फिर भी मेरे साथ बदतमीजी करती है और मुझे घर से जाने की धमकियां देती है, तो क्या मैं इसे घर से निकाल दूं? ऐसा कहकर दरअसल उन्होंने अपने रिश्तेदारों के सामने खुद को सच्चा साबित किया था कि कल को अगर ये मुझे निकाल भी दे तो उन्हें कोई बुरा भला ना कहे, बल्कि सब यही समझे कि बहू ही अच्छी नहीं थी, इसलिए घर छोड़कर चली गई। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर था, जबकि मेरी सास का तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा था, जबकि मैं उनकी चाल को समझ नहीं सकी थी, इसलिए बेवकूफी कर गई और गुस्से से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इमरान मुझे मना करते रहे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी बेटी को लेकर अपने वालिदैन के घर आ गई। रात के वक्त अगर शादीशुदा बेटी बगैर शोहर के अपने मैके चली जाए तो माँ को सबसे पहले जो परेशानी लाहक होती है वही मेरी माँ को भी हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि नौरीन बेटी क्या हुआ है, घर में सब खैरियत तो है ना? तुम अपने शोहर से लड़कर आई हो, ये सास ने कुछ कह दिया है जो रात को इस वक्त बेटी को लिए यहाँ चली आई। मैं उस वक्त गुस्से में थी, इसलिए अम्मी को जरा गुस्से से ही जवाब दिया कि मैं आपको बोझ लग रही हूँ तो यहाँ से भी चली जाती हूँ, किसी दारुल अमान में तो जगह मिल ही जाएगी ना। मैंने तकरीबन रोते हुए उनसे कहा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और जी भर कर रोने दिया। जब मेरे अंदर का गुबार आंसुओं में बह गया तो मैंने उन्हें सारी बात तफसील से बताई कि मैंने ये 4 साल का अरसा वहाँ कैसे गुजारा है। मेरी अम्मी उस वक्त तो खामोश हो गई, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं उनसे कोई बात शेयर करती थी तो वो हमेशा मुझे सब्र करने का ही मशवरा देती थी, लेकिन आज उनकी खामोशी बता रही थी कि वो भी अब वहाँ मेरे वापस जाने के लिए रजामंद नहीं थी। उन्होंने सुबह अब्बू से बात की तो अब्बू ने कहा कि वो इस सिलसिले में इमरान से बात करेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि बिला वजह हमारी बेटी को इतनी जिल्लत का सामना करना पड़े और वो इतनी तंगी में जिंदगी गुजार दे। अब्बू ने अगले दिन ही इमरान को कॉल की और उन्हें कहा कि वो मुझे अपने साथ लाहौर रखे, दूसरी कोई भी बात काबिल कबूल नहीं होगी। इमरान को अब समझ नहीं आ रही थी कि वो ससुर को क्या जवाब दे, क्योंकि उनकी आमदन इतनी नहीं थी कि वो मुझे साथ रख सकते। ये बात तो वो वक्तन फवक्तन मुझे बताते रहते थे, लेकिन मैंने अब जिद पकड़ ली थी कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, वरना मैं अपने वालिदैन के घर में ही ठीक हूँ। इमरान को चारों न चांद मेरी जिद के आगे हथियार डालने पड़े और वो मेरी ये बात मानने को तैयार हो गए कि मुझे अपने साथ लाहौर रखेंगे। उन्होंने किराए के घर देखना शुरू किए और जाहिर सी बात है कि अपनी जेब के मुताबिक घर ढूंढना था, जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा था।
लेकिन आखिरकार हमें एक घर निस्बतन सस्ता कम किराए में मिल गया और हम उस घर में शिफ्ट हो गए। हम जब उस कॉलोनी में शिफ्ट हुए तो इर्द गिर्द के लोगों ने काफी डराया कि इस मकान पे जिन्नात का साया है और ये कि यहाँ आसिफ बसते हैं, इसलिए ही कोई भी ये मकान लेने को तैयार नहीं है, जबकि इस मकान को खाली पड़े कई साल गुजर गए हैं। अब आपने ले ही लिया है तो जरा ख्याल से रहिएगा। साथ वाली पड़ोसन जो जरा शौक थी उसने कहा। इमरान इन बातों को जरा भी अहमियत नहीं देते थे। उनका कहना था कि ऐसी किसी मखलूक का कोई वजूद नहीं और ये सिर्फ बातें बनी हुई है। मैं जिन्नात के वजूद पर यकीन रखती थी। जाहिर है उनके वजूद से इनकार मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि कुरान मजीद में बाकायदा जिक्र है। मुमकिन है इमरान ने मेरे दिल की तसल्ली के लिए ऐसी बात की हो। मैंने खुद को समझाया और रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। हुरैन 3 साल की हो गई थी और उसने नया नया बोलना सीखा था और मेरी तरह वो बहुत पातूनी भी थी। सारा दिन मुझसे अटखेलियाँ करती, नत नई शरारतें करती। मुझे भी कुछ ज़हनी सुकून नसीब हुआ था, पर आजकल मैं सोच रही थी कि मैं जॉब शुरू कर लूं ताकि इमरान की थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। इसी सिलसिले में मैंने कॉलोनी में कुछ औरतों से बात भी की थी कि अगर वो किसी करीबी स्कूल के मुतालिक कुछ जानती है तो मुझसे मालूमात शेयर करे, ताकि मैं अपनी और बेटी के हिसाब से जॉब कर सकूं। मेरी ये तलाश अभी जारी थी कि हमारी जिंदगी में वो सब हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद न थी। कुछ दिन से हुरैन मुझसे बहुत कम बातचीत करने लगी थी, वरना पहले तो वो सारा दिन मुझसे बातें ही करती रहती थी, लेकिन अब उसने चुप रहना शुरू कर दिया। मैंने ये तब्दीली नोट की और इमरान को बताया तो वो कहने लगे कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। लेकिन अब बात वाकई परेशानी की थी, क्योंकि मैंने हुरैन को दीवार से बातें करते हुए देख लिया था। मुझे समझ नहीं आई कि ये दीवार से बातें क्यों कर रही है, तो मैंने हुरैन से बहुत प्यार से पूछा कि मेरा बच्चा आप किससे बातें कर रही है। तो हुरैन ने जो जवाब दिया उसने मुझे हैरान कर दिया। वो कहने लगी, मम्मा आप मेरी नई फ्रेंड से नहीं मिली? देखिए तो इसके बाल कितने खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसे। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ खाली दीवार थी, उसके अलावा और कोई भी वहाँ मौजूद न था। मैंने सोचा कि इमरान से बात करूं, लेकिन वो तो ऐसा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे भी कहा कि ये बस तुम्हारा वहम है, बच्चे तो ऐसे ही खेलते हैं। हुरैन जो कुछ कार्टून्स में देखती है वैसा ही करने की कोशिश करती है, बस यही सारी बात है, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। इमरान ने मुझे समझाया तो मेरी फिक्र कम हुई, लेकिन अब मैंने सोच लिया था मैं उस पर मुकम्मल नजर रखूंगी, और मैंने ऐसा ही किया था। कुछ दिन बाद हुरैन वॉशरूम के सामने खड़ी किसी से बातें कर रही थी। मुझे एक साया नजर तो आया, लेकिन मैं उसकी शक्ल साफ नहीं देख सकती थी। जैसे ही मैंने हुरैन को एक साये के साथ बातें करते देखा, मेरे और सान खता हो गए और मुझे अपनी कॉलोनी की तमाम औरतें सच्ची लगने लगी, जिन्होंने मुझे किसी आसिफ की मौजूदगी के बारे में बताया था। मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए हुरैन को मुखातिब किया था और उसे वहाँ से लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सारा दिन उसे अपने गले से लगाए कमरे में बैठी रही और रोती रही। वो मासूम सी बच्ची क्या जाने कि वो किससे बातें कर रही है और उसे किसी किस्म का नुकसान भी पहुंच सकता है। हम माँ बेटी कितने ही घंटे यूं ही बैठी रही थी। मैंने इमरान को भी कॉल की और वो हमेशा की तरह उसे मेरा वहम समझकर टालते रहे थे, लेकिन आज वो ऑफिस से जल्दी वापस आ गए थे और हमें घुमाने के लिए बाहर ले गए ताकि हमारा जहन फ्रेश हो सके। लेकिन मेरे दिमाग से वो साया निकल ही नहीं रहा था। मैंने सोचा इस मामले में हुरैन से बात करनी चाहिए, ताकि अगर वो कुछ जानती है तो मुझे बताए, ताकि मैं उस हिसाब से यहाँ रहने का फैसला करूँ। मैंने हुरैन से पूछा कि आपकी फ्रेंड का नाम क्या है, तो वो कहने लगी, मम्मा उसका नाम फातिमा है और वो भी हमारी तरह मुसलमान है। वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह, लेकिन वो अपने वालिदैन से पिछड़ गई है। वो कहती है कि उसके वालिदैन अपने पूरे कबीले समेत यहाँ से हिजरत कर गए थे, लेकिन वो यहाँ रह गई थी, पर अब वो अपने वालिदैन को याद करके बहुत रोती है और मुझे कहती है कि तुम अपनी मम्मा से बात करो, हो सकता है वो इस मसले का कोई हल निकाल ले। मैंने हुरैन से पूछा कि वो मुझे कहाँ मिल सकती है, तो वो कहने लगी, मम्मा
आज तो आप उसे मुझसे बात करते हुए देखकर खौफजदा हो गई थी और मुझे लगता है कि वो भी आपको देखकर डर गई थी, इसलिए ही चुप गई है। आज कितने दिन से हमारी कोई बात नहीं हुई मम्मा। हुरैन ने मुझे बताया तो मैंने उससे कहा कि वो उसी दीवार के आगे खड़े होकर उसका नाम पुकारे। हो सकता है फातिमा उसकी आवाज सुनकर सामने आ जाए। हुरैन ने कहा, ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करती हूँ। इतनी देर में मैं अपना जहन बना चुकी थी कि जल्द ही मेरी मुलाकात एक जिनजादी से होने वाली है। अगर 3 साल की छोटी सी बच्ची एक जिनजादी से नहीं डरती बल्कि उसे दोस्त बना रखा है, तो मैं तो फिर उस 3 साल बच्ची की माँ हूँ। मैंने खुद को समझाया और फातिमा के जाहिर होने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे हुरैन के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। यकीनन वो फातिमा से बातें कर रही है। मैंने दिल में सोचा और उन 2 दोस्तों के दरमियान दखल अंदाजी करने की इजाजत मांगी। मैंने उस जिनजादी को, जिसका नाम फातिमा था, उसे पुकारा और कहा कि मेरी बच्ची, क्या मैं आपको देख सकती हूँ? ये सुनना था कि सुनहरी बालों वाली एक खूबसूरत सी बच्ची जिसकी आंखें रोशन थीं, वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे सर से पांव तक देखा। वो कहीं से भी एक जिनजादी नहीं लग रही थी और उसकी उम्र भी लगभग मेरी हुरैन जितनी ही थी। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ कब से रह रही है, तो वो कहने लगी कि 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये बिल्डिंग बनने से पहले यहाँ एक वसी मैदान था जिसमें बेशुमार दरख्त लगे हुए थे। मैं अपने वालिदैन के साथ यही रहती थी। फिर वक्त बदला और कुछ इंसानों को ये वीरान जगह आबाद करने की सूझी और उन्होंने बहुत से दरख्त काट डाले और कॉलोनी बनाने पर काम शुरू हुआ। नतीजतन हमें यहाँ से कहीं और जाना था, लेकिन मैं ये जगह नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि यहाँ मेरी बहुत सी खूबसूरत यादें थी और इसीलिए मैंने अपनी अम्मी जान से कह रखा था कि जो भी हो जाए मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए जिस शाम हमें यहाँ से जाना था, बस शाम मैं अपने वालिदैन से छुपकर बैठ गई। मेरे वालिदैन अपने बड़ों समेत यहाँ से चले गए तो मैं बाहर निकल आई। इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, ना ही कोई इंसान, ना ही जिन। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने कबीले को ढूंढ सकूं। इतना कहकर वो छोटी गुड़िया से जिनजादी रोने लगी। मैंने उसे रोते हुए देखा तो पूछा कि तुम्हारे पास अपने वालिदैन की दी हुई कोई चीज तो होगी जिससे तुम उन तक पहुँच सको। कोई अंगूठी, कोई कागज, कोई निशानी जिसकी मदद से तुम किसी अपने को यहाँ बुला सको। ये कम से कम उन लोगों को तुम्हारी यहाँ मौजूदगी का इल्म ही हो सके। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि ये अंगूठी मेरी वालिदा ने मुझे दी थी। इसमें एक मोती जड़ा हुआ था। मैं उसकी मदद से ही अपनी वालिदा को अपनी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिला सकती थी, लेकिन वो मोती मुझसे कहीं खो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे कहाँ ढूंढूं, क्योंकि मैंने अपने तौर पर इस घर समेत इस पूरी कॉलोनी के घर छान मारे हैं, लेकिन मुझे कहीं से वो मोती नहीं मिला। वो मोती मेरी आखिरी उम्मीद है। आप मेहरबानी करें वो मोती ढूंढने में मेरी मदद कर दें। ये कहकर वो प्यारी सी नन्ही जिनजादी रोने लग गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे दिलासा दूं, कैसे समझाऊं। मैंने बस उससे इतना ही कहा कि वो परेशान न हो, उसकी वालिदा तक पहुंचने का कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा। हो सकता है वो खुद ही तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए। हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ वो मोती ढूंढेंगे, तुम फिक्रमंद ना हो। मैंने उसे तसल्ली दी थी और फिर अगले कई दिन तक मैंने अपने घर की हर चीज छान मारी, लेकिन वो मोती मुझे ना मिलना था सो नहीं मिला और मैं थक हार के बैठ गई। आज कितने दिन बाद इमरान को कुछ वक्त मिला था कि हमारे साथ गुजारे, तो वो हमें करीबी अपार्टमेंट ले गए। मैं उन्हें जिनजादी का किस्सा सुनाना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं सुनाया कि कहीं वो मुझसे नाराज ही ना हो जाए कि वो हमें आउटिंग के लिए लेकर आए हैं और मैं कौन सी दास्तानों में पड़ गई हूँ। इसलिए मैंने ये किस्सा फिलहाल अपने तक महदूद रखा और हुरैन के कान में चुपके से कह दिया कि वो जरा ध्यान से पार्ट में देखे, कहीं मोती तो नहीं गिरा हुआ। हुरैन समझदार बच्ची थी, इसलिए वो बज़ाहिर अपने बाबा के साथ खेल रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान मोती की तरफ था और उसे थोड़ी सी तलाश के बाद मोती नजर आ गया था, जो उसने मुझे लाकर दे दिया और मैंने अपने पर्स में संभाल कर रख दिया। पार्क से वापसी पर मैं और हुरैन बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे हाथ एक ऐसी चीज लग गई थी जिससे वो छोटी नन्ही सी जिनजादी अपनी दुनिया में वापस जा सकती थी।
मैं बहुत पुरसुकून नींद सोई थी क्योंकि मुझे खुशी थी कि मैं भी किसी के काम आ रही हूँ। सुबह जब इमरान ऑफिस के लिए चले गए तो मैं और हुरैन उसी खाली दीवार के सामने जाकर खड़े हो गए और हमने उसे पुकारा, ए नन्ही जिनजादी कहाँ हो, सामने आओ। फातिमा जल्दी सामने आओ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाए हैं। मैं और हुरैन काफी देर तक आवाजें देते रहे लेकिन वो हमें नजर नहीं आई, ना ही उसने हमारी किसी बात का जवाब दिया। दोपहर हो चली थी। हम दोनों ही बहुत परेशान थे कि आखिर वो कहाँ चली गई है। शाम ढलने लगी तो मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई तो मुझे मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो वो किचन में लगे एक पाइप से आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, उसे तो दीवार के पास होना चाहिए था। तो वो कहने लगी कि मुझे आपके शोहर से डर लगता है, वो जिन्नात पर यकीन नहीं रखते, क्या मालूम वो कब मुझ पर हमला कर दे, इसलिए मैं चुप गई थी। खैर मैंने उसे हौसला दिया और बताया कि हमें एक मुनफरद साख्त मोती पैक से मिला है। हमारा अंदाजा है कि वो तुम्हारी ही अंगूठी का मोती है क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा है। लाओ अपनी अंगूठी दिखाओ, मैं मोती को उसमें डाल कर देखती हूँ। मैंने फातिमा से कहा तो वो सामने आ गई और उसने एक छोटी सी अंगूठी मेरे हाथ में रख दी। वो बिना शुबा बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी। मैंने मोती उसमें फिट करके देखा तो वो मोती उसी अंगूठी का था। मैं अभी मोती को घुमा ही रही थी कि किचन की दीवार हिलने लगी और मुझे दीवार पर साए से लहराते हुए नजर आए। मैंने फातिमा से पूछा कि क्या ये उसके वालिदैन के साए हैं, तो वो बोली, जी ये मेरे वालिदैन ही है। और फिर फातिमा उनसे मुखातिब हुई कि आप सामने आ जाए बाबा जान, ये बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि आप तक पहुंचने में मेरी मदद की है। थोड़ी देर बाद दीवार पर बनने वाले साए खत्म हुए और हमारे सामने तो बहुत प्यारी खवातीन और एक मर्द जिनजात मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आप में से फातिमा की वालदा कौन है, तो एक जिनजादी ने कहा कि मैं इसकी वालदा हूँ और ये कहते साथ ही उसने फातिमा को गले लगा लिया। दूसरी खातून जिनजादी के बारे में इल्म हुआ कि वो फातिमा की खाला है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी कि जिन्नात में भी हमारी तरह खानदान आबाद होते हैं। फातिमा की वालदा ने बताया कि वो पिछले कई दिन से यहाँ इसी कॉलोनी के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी थी और उन लोगों ने काफी इलाकों में इसे ढूंढा भी था लेकिन वो नाकाम रहे थे क्योंकि फातिमा के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके जरिए से उस तक रसाई मुमकिन होती। अब चूँकि उसकी अंगूठी का मोती मिल चुका था इसलिए उसके वालिदैन के लिए आसानी थी कि वो फातिमा तक आराम से पहुंच सकते थे और यही हुआ था। मैं सिर्फ मोती सेट करके अंगूठी में लगा रही थी कि एक मखसूस तर्ज पे घुमाने से वो हासिल हो गए। फातिमा अपने वालिदैन से मिलकर बहुत खुश थी। उसके वालिदैन की खुशी भी काबिल-ए-दीद थी। वो मुझसे इजाजत लेना चाहते थे ताकि फातिमा को अपनी दुनिया में ले जाए, लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो अभी एक दो दिन यही रहे हमारे पास। फातिमा के बाबा जान बोले कि बहन आप हमें यहाँ क्यों रोकना चाहती है, बज़ाहिर तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि आप हमें रोके। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर जिन्नात पे यकीन नहीं रखते, मैं चाहती हूँ कि उनकी ये गलतफहमी दूर करूँ। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है, मेरे शौहर इमरान वैसे भी पहुँचने वाले ही होंगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो जिन्नात की दुनिया को भी वैसे ही तस्लीम करे जैसे वो इंसानी दुनिया को मानते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब कुरान में अल्लाह ने आपका जिक्र कर दिया तो फिर क्या ये जरूरी है कि आपका वजूद छुपलाया जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है बहन, हमारा ताल्लुक वैसे भी मुसलमान जिन्नात के ऐसे कबीले से है जो वीरान मसाजिद को अपना मस्कन बनाते हैं और अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। अभी भी हमारा कबीला एक ऐसी मस्जिद में ठहरा है जो शहर से बहुत दूर है और जहाँ इंसानों को गुज़र बहुत ही कम होता है। खैर मेरा ख्याल है आपके शौहर दरवाजे पे पहुँच चुके हैं। हम आज की रात आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। सुबह फजर की अजान के साथ ही हम अपने घर को लौट जाएंगे। उम्मीद है हम अपना वजूद मनवाने के काबिल हो जाएंगे। कुछ ही देर में इमरान घर में दाखिल हुए तो एकदम बिजली बंद हो गई। उन्हें लगा कि बिजली अपनी रूटीन के मुताबिक गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जिन्नात की शरारत थी जो चाहते थे कि उनके वजूद को तस्लीम किया जाए, और इसी मकसद के लिए उन्होंने बिजली बंद कर दी ताकि वो इमरान को बता सके कि जिन्नात का वजूद भी है। लाइट आई तो दीवार पर हवेली से बनने लगे। इमरान हैरानी से ये सब देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे।
थोड़ी देर ये सब चलता रहा और हम सब ही खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। इतने में आवाज आई, इमरान साहब, हमें आपसे बात करनी है। इमरान की तो हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, उनका रंग पीला पड़ गया था। मेरा और हुरैन का हाथ पकड़कर वो बमुश्किल घर के बैरूनी दरवाजे तक आए थे। उनका इरादा हमें लेकर घर से बाहर निकलने का था, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया और उनसे कहा, इमरान, घबराने की कोई बात नहीं है, ये जिन्नात हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अंदर तो चले, हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे दोस्त है, आप परेशान न हो। ये वही लोग हैं जिनसे हमारी हुरैन बातें किया करती थी। ये दोस्त है और मुसलमान जिन्नात है, आप बेफिक्र रहे, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कहकर मैं इमरान को अंदर ले आई तो फातिमा अपने वालिदैन के साथ वहाँ हमारी मुंतजिर थी। मैंने इमरान को मुखातिब किया, ये देखिए इमरान, ये नन्ही सी जिनजादी है, बिल्कुल हमारी हुरैन की हम उम्र है। इसके वालिदैन जब यहाँ से हिजरत कर गए और ये अकेली रह गई तो हुरैन के साथ दोस्ती हो गई और अब बहुत मुश्किल से इसके वालिदैन इस तक पहुँचे हैं। फातिमा के वालिद ने कहा, हम भी बस आज रात यहाँ आपके मेहमान हैं, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। हमें आपकी बेगम ने कहा कि आपको जिन्नात के वजूद पर शक है, इसलिए हम अपना आप तस्लीम करवाना चाहते थे। आपकी बेटी ने हमारी बच्ची का बहुत साथ दिया, जिसके लिए हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, और ये एक अंगूठी हमारी तरफ से बतौर तोहफा रख लीजिए। आपको कभी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। रात गुजरने का पता ही नहीं चला, हम सब बातें करते रहे। जिनजादी के वालिद ने इमरान से तफसीली गुफ्तगू की और उन्हें अपने नए मस्कन के बाबत बताया। इमरान ने उस जिनजात से कहा कि वो जरूर उस मस्जिद में जाएंगे जहां उन जिन्नात का पूरा कबीला रहता है, और उनके कबीले के सरदार से भी मिलेंगे। बातों में ही रात गुजर गई और फजर की अजानें होने लगी। जिनजादी के वालिद ने इमरान से इजाजत ली और अपने मस्कन में आने की दावत दी। हमने उनसे वादा किया कि हम जरूर आएंगे। उसके साथ ही वो खानदान यहाँ से चला गया। फातिमा के जाने से हुरैन बहुत उदास हो गई थी, वो चुप चुप सी रहने लगी। मैं कोशिश करती थी कि उसका ध्यान बटा सकूं, लेकिन नाकाम रहती, क्योंकि वो उसकी छोटी सी दोस्त थी। इतने दिनों में दोस्ती का जो रिश्ता उन दोनों के दरमियान कायम हुआ था, उसे इतनी जल्दी नहीं बुलाया जा सकता था। इसलिए मैंने हुरैन पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाला कि वक्त के साथ साथ खुद ही भूल जाएगी। अभी इस वाक़ये को एक हफ्ता ही गुजरा था कि इमरान ने वीकेंड पर उस वीरान मस्जिद पे जाने का फैसला किया जहाँ जिन्नात का वो कबीला आबाद था। इमरान मुझे और हुरैन को लेकर उस मस्जिद की तरफ चले गए। ये सड़क वाकई बहुत वीरान थी, जहाँ से बहुत कम लोगों का गुजर होता था। हम जोहर की नमाज के बाद यहाँ पहुँचे थे। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर पहुँचे तो हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छे अंदाज में किया गया। फातिमा के वालिद हमें शानदार तरीके से लेकर गए और हमारी जिंदगी में पहली बार किसी सरदार जिन से मुलाकात हुई। जिन्नात के इस कबीले का सरदार बहुत बुजुर्ग आदमी था, जिसने हमें बताया कि वो पिछले कई सालों से हमारी कॉलोनी वाली जगह पर रहते थे, जो कि पहले एक बसियो अरीस मैदान था, जिसे बाद में रिहायशी इलाके में तब्दील कर दिया गया। सरदार जी ने हमें अपने पूरे कबीले से मिलवाया और बताया हम भी आप इंसानों की तरह ही खानदान बन के रहते हैं और कोशिश करते हैं कि शयातीन जिन्नात से दूर रहे। इसीलिए हमारे मस्कन या तो वीरान मस्जिदें होती हैं या फिर कब्रिस्तान। बाज़ औक़ात हम खुली जगहों पर भी डेरा डाल देते हैं। ये हमारी किसी भी जिन से बाकायदा पहली मुलाकात थी। असर के बाद हम तीनों वहाँ से वापस आ गए। आने से पहले फातिमा ने हुरैन को अपनी अंगूठी दे दी, ताकि हुरैन जब भी उदास हो तो वो फातिमा को उस अंगूठी के जरिए बुलवा सके, पर दोनों सहेलियों को खेलने और खुलकर बातें करने का मौका मिल सके। इस वाक़ये को 20 साल गुजर चुके हैं। हुरैन डॉक्टर बन चुकी है, उसका छोटा भाई अहमद आर्मी में है। मैंने तभी टीचिंग शुरू कर दी थी और आज अपने घर में बैठी हूँ। हुरैन की शादी तय हो गई है और मुझे पता है कि वो अपनी बचपन की सहेली फातिमा को शादी पर जरूर बुलवाएगी, क्योंकि ये दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के दुख सुख की साथी है। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हुरैन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मम्मा, मुझे फातिमा को भी अपनी शादी में बुलवाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो जाहिर है अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मैं उसके बगैर कैसे मना सकती हूँ। जरूर बेटा, फातिमा आ सकती है तो जरूर आए।
ये तो उसे भी मालूम है कि तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए उसे अपना आप छुपाना पड़ेगा, वरना लोगों का तो तुम्हें पता है कि कितनी बातें करते हैं। जी मम्मा, वो इस चीज का ख्याल रखेगी। हुरैन ने ये कहा और अपनी अंगूठी घुमाई, जिसके घुमाते ही फातिमा हाजिर हो गई। दोनों दोस्तों ने खूब बातें की और हुरैन ने उसे अपनी शादी की सारी शॉपिंग दिखाई। वो दोनों ऐसे ही बात कर रही थी जैसे दोनों इंसान ही हो, और फातिमा ने भी महसूस तक नहीं होने दिया कि वो जिन शादी है। शादी ऐसे तरीके से अंजाम पाई और मेरी बेटी अपने घर की हुई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र खत्म हुई। अल्लाह के करम से हुरैन अपने घर में खुश है। मेरी जिंदगी भी अब बहुत पुरसुकून है। आजकल अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश में हूँ। फातिमा का आना जाना लगा रहता है। हुरैन और फातिमा दोनों अब भी खूब बातें करती हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया के किस्से सुनाती है।